Welcome SVPites to presentation on chapter number 2 on the grasshopper and the cricket, and this is the part 3 of the presentation. This is our final presentation. So bachcho, we already know who is the poet of this poem, John Keats, and also we have gone through the poem. We had done few questions also, and now we will continue with the remaining exercise. Okay, so we already did this in our previous presentation. WH once we already did question words, and then we will go to the next page, right? So now E, read what Ayush and Ayat think about John Keats. So ये जो है दो बच्चे हैं आयुष एंड आयात, they are discussing about John Keats. Ayush, in my opinion, you see what Ayush has used. In my opinion मतलब मेरे हिसाब से, मेरी राय में, मेरी ओपिनियन में. So in my opinion, John Keats has a very rich poetic style. He took up the challenge of experiment with various poetic forms. Do you agree? तो आयुष क्या बोलता है, इन माई ओपिनियन, हमेशा आप जब भी अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको जो लगता है आप वो बात बोल रहे हैं, हो सकता है दूसरा उस बात से एग्री नहीं करें. तो दैट इज़ वाई इन इंग्लिश यू शुड ऑलवेज यूज़ फ्यू वर्ड्स. जैसे आप कोई बात बता रहे हैं कि भाई ये ऑथर जॉन कीट्स जो है वो बहुत अच्छा ऑथर था, तो हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा है, किसी और को अच्छा नहीं लगे, या किसी और को और भी ज़्यादा अच्छा लगे. सो वॉट यू विल डू, ऑलवेज यू विल ऐड इन माई ओपिनियन, मतलब मेरी ओपिनियन में, मेरी राय में. सो इन माई ओपिनियन जॉन कीट हैड अ वेरी रिच पोइटिक स्टाइल. उसकी जो पोइटिक स्टाइल थी जॉन कीट की, वो बहुत रिच थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी. ही टुक अप द चैलेंज, उन्होंने चैलेंज लिया. ऑफ किसका चैलेंज? ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग विद वेरियस पोइटिक फॉर्म्स. अलग अलग पोइटिक जो फॉर्म्स हैं, कविता की फॉर्म्स, उनको एक्सपेरिमेंट करने का उन्होंने चैलेंज लिया. डू यू एग्री? नाउ आयात सेज यस. इफ यू आस्क मी ही वॉज अ मास्टर ऑफ राइम्स. तो आयात ने क्या बोला? इफ़ यू आस्क मी ही वॉज अ मास्टर ऑफ राइम्स. अगर आप मुझसे पूछते हैं, इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछते हैं, तो मेरे हिसाब से तो ही वॉज अ मास्टर ऑफ राइम्स, मतलब जो राइम्स है उसके तो मास्टर थे. ये आयात ने बोला. अब सपोज अगर यहाँ पे ये इफ़ यू आस्क मी नहीं होता, तो आयात का क्या हो जाता सेंटेंस? यस ही वॉज अ मास्टर ऑफ राइम्स. तो उन्होंने क्या है, एक वर्डिक्ट दे दिया, एक फैसला सुना दिया कि भाई जॉन कीट तो जो है मास्टर ऑफ राइम्स है. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरे की ओपिनियन अलग हो सकती है. दैट इज़ वाई आयात यूज्ड इफ़ यू आस्क मी, मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे. वाइल एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस एंड आइडियाज़ यू में एग्री और डिसएग्री. वही मैं आपको बताया कि जब आप अपने आइडियाज़ और ओपिनियन बता रहे हैं, तो यू में एग्री और डिसएग्री. एग्री करना मतलब सहमत होना, डिसएग्री मतलब असहमत होना. बट यू शुड यूज़ वर्ड वेरी केयरफुली. ओके, आप जो वर्ड्स हैं बहुत केयरफुली आपको यूज़ करना चाहिए. अ फ्यू फ्रेजेस दैट यू मे यूज़ आर इन माई ओपिनियन. ओके, आई टोटली एग्री, मतलब मैं टोटली एग्री करता हूँ. स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, लाइक इफ़ यू आस्क मी, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, पर्सनली आई थिंक, मतलब मुझे ऐसा लगता है. आई बिलीव दैट इफ़ यू आस्क मी, एज फार एज आई एम कंसर्न, मतलब जहाँ तक मेरी बात है, एज फार एज आई एम कंसर्न मतलब जहाँ तक मेरी बात है. देन एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल. दैट इज़ अ गुड पॉइंट, ये एक अच्छी बात बोली आपने. आई सी योर पॉइंट, बट मैं आपकी बात समझ रहा हूँ. आई सी योर पॉइंट मतलब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट लेकिन, एंड देन यू ऐड, आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री. तो आप सीधा नहीं बोलेंगे नहीं मैं आपकी बात को पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक योर स्टेटमेंट. आप क्या बोलेंगे? आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री, मतलब मुझे लगता है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ. सो दीज आर द पोलाइट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स और ड्यूरिंग अ डिस्कशन, राइट? नाउ नेक्स्ट वन. So now you have to express your opinion on any one of the given topics. Summer is the best season of the year. So इस पे आप अपनी opinion express करिए. Some may agree, some may disagree, but you have to write your opinion. The next one, the most irritating insect in the world is. Irritating मतलब जो irritate करने वाला, परेशान करने वाला. For example, if you ask me, the most irritating insect I find is mosquito and housefly.
So similarly, you can think from your point of view and you can mention. अब एक चीज़ होती है कॉलन, और कॉलन क्या होता है, ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉलन. सो वी यूज कॉलन टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड 3 cities ऑन द वे टू मसूरी. तो मैंने जो है 3 cities विजिट की ऑन द वे टू मसूरी, और फिर मैंने सेमी कॉलम लेके तीनों सिटीज़ इंट्रोड्यूस करा दी. सी यू सी, सेमी कॉलन, देन मेरठ, मुजफ्फरनगर एंड देहरादून. ओके, सो दिस इज वेयर यू यूज कॉलन. Next one, to introduce an idea or an explanation. For example, he had one explanation for his action. क्या explanation थी? फिर colon, he wanted to keep her happy. ये उसकी explanation थी action की. To introduce direct speech or a quotation. So जब आप किसी की direct speech को आप introduce कर रहे हो तो आप क्या है, semicolon यूज़ करते हो. The secretary whispered in his ear. Secretary क्या है, whisper की, धीरे से बोली, in his ear, क्या, then column and then inverted comma, you have a visitor. उसको कान में जाके धीरे से बोली कि आपको कोई मिलने आया है. Number 4, it can be used in place of a semicolon between two independent clauses and when the second sentence explains or expand on the first sentence. For example, my parents shifted to Shimla and then colon. Why they shifted to Shimla? Because they were not happy in Delhi. तो बीच में क्या है, colon आया. So now we will use colon in below sentences. Insert a colon wherever necessary. Okay, we have only one choice left, and what is the choice left? Colon. Stop polluting the environment. तो यहाँ पे colon आएगा इस जगह पे. My mom became a scientist. Okay, then colon. She wanted to invent medicine for infants. This restaurant offers free food for the children in slums. There are many who can't pay. Okay, तो ये क्या है, दो सेंटेंस है. This restaurant offers free food for the children in slums. For the children, और यहाँ पे आएगा colon. क्यों आया? Because this is another sentence. This is introducing other idea. This restaurant offers free food for the children, colon, in slums there are many who cannot pay. Number 4, the cop stopped the speeding biker and said. अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कॉलन लग के फिर ये यू हैव वायलेटेड द ट्रैफिक रूल्स. ये कॉप ने बोला है डायरेक्ट स्पीच, तो वो आपने इंट्रोड्यूस किए, एंड बिफोर दैट यू विल यूज द कॉलन. द एनजीओ हैड वन गोल, एंड व्हाट वाज द गोल? कॉलन, टू गिव फूड टू द हंग्री. क्लियर? सो ये हो गया. नाउ नेक्स्ट वन. G. Read the short poem written on a housefly. A housefly is a funny insect. It thinks it doesn't need to inspect. It will eat whatever it may find, even trash. Trash मतलब कचरा. Kachra. Okay? So even trash it doesn't seem to mind. So a housefly is a funny insect. मतलब housefly जो है थोड़ा funny insect है. It thinks, इसको लगता है, ये सोचता है, it doesn't need to inspect, मतलब इसे कोई चीज़ इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. It will eat whatever it may find, ये जो भी मिलेगा वो खाएगी. Even trash, even कचड़ा जो है, it doesn't seem to mind, उसे तकलीफ नहीं है कचड़ा खाने में भी. So this is the poem. So now while writing a poem, follow these simple steps. Think of a subject or theme. So अब आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट सोचिए इसका. मेरे हिसाब से मैं इसका सब्जेक्ट रखूँगा मिस्टर हाउसफ्लाई. Okay, this is my subject. Now decide on a rhyme scene. Fine. Now let's go to the next one. Now you can write a short poem of 2 stanzas on one of the given themes. तो आप इनमें से कोई भी जो थीम है उस पर poem लिखने की कोशिश करिए खुद से. Okay. Now this brings your chapter to the end. We have completed all the question answers of this chapter. You will do all the question answers on your own and you will go through the poem one more time. Thank you.